गुड आफ्टरनून सबको। जयप्रकाश आ गए भाई। तो प्रारंभ किया जाए। मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, फ्रीडम स्ट्रगल। उमाकांत, गुड इवनिंग। तो अभी हमने आपको जहार बतूल, गुड आफ्टरनून सर। योगेंद्र सिंह, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमृतराज प्रणाम। तो जुड़ते जाइए आप सभी। और हम ये अभी आपको बताए थे साइमन कमीशन, सुबह में स्टार्ट किए थे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इंडिया में क्यों आया, ये सारी बातें बता दिया। और हम इससे आगे साइमन कमीशन से आगे चलते हैं। आप सभी जानते हैं कि साइमन कमीशन ये जांच के लिए आया था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून का इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, तमाम लोगों ने इसका विरोध किया था। उमाकांत, आप बहुत बहुत मस्त पढ़ाते हैं सर, बट जो आप अपडेट पढ़ाते हैं नोट्स में मैच नहीं करता है सर। बेटे मैच क्यों नहीं करता? क्योंकि नोट्स पहले के कोई और सर पढ़ाए थे, उनका नोट्स है और उसमें नोट्स में कुछ हैं प्रॉब्लम्स। मैंने कहा था नोट्स को आप उसको डाल दीजिए जो हमने पढ़ा रहा हूं। तो कोई नहीं, देख लो, हिस्ट्री है, थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस है तो चल जाता है। ईयर का अगर डिफरेंस है, एक आध साल ईयर आगे पीछे हो जाता तो मैटर नहीं करता है। और बाकी वैसे हिस्ट्री तो सब कुछ सेम है, फ्रीडम स्ट्रगल तो सेम है। बाकी आप भी पढ़ें, कुछ अपनी तरफ से भी देखें, बुक्स वगैरह भी, एनसीईआरटी वगैरह की। जयप्रकाश आप आगे चलिए, प्रणाम। तो इससे आगे देखिए, बाकी तो सब सही पढ़ाते हैं, थोड़ा 19-20 कहीं कहीं हो जाता है क्योंकि इतिहास अनिश्चितताओं से भरा है बेटे उमाकांत। हिस्ट्री फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। तो तमाम राइटर्स हैं इंडिया में, कुछ कहीं ना कहीं डिफरेंसेस राइटर्स में भी हैं। इसीलिए क्योंकि इंडियन हिस्ट्री का कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। अलग अलग राइटर, आप प्राचीन काल में तो और ज्यादा प्रॉब्लम पाएंगे। मेडिवल और मॉडर्न में कुछ तो ठीक है, लेकिन एंशियंट में और ज्यादा डिफरेंस पाएंगे क्योंकि अलग अलग राइटर्स की बुक्स में अलग अलग चीजें हैं। थोड़ा सा ये मैनेज करना पड़ेगा आपको, और आपको भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। चलें, तो साइमन कमीशन से रिलेटेड हमने आपको बता दिए थे और इससे आगे हम चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा कांग्रेस के मेंबर्स ने साइमन कमीशन का हर जगह प्रोटेस्ट किया, चाहे वह दिल्ली हो, लाहौर हो, पंजाब हो, जहां भी गया हर जगह जम के विरोध किया गया। अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सलाह दिया कि ठीक है, आप साइमन कमीशन के मेंबर नहीं थे, साइमन कमीशन में सारे अंग्रेज मेंबर थे, आपने उसका प्रोटेस्ट किया, और यदि कांग्रेस चाहे तो एक अपनी समिति बनाकर, कमिटी बना करके वह भी जांच करवा ले और अपने प्रपोजल्स गवर्नमेंट के सामने रखे। तो इसलिए कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू कमीशन बनाया और नेहरू कमीशन के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, जबकि उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू ये उसके महासचिव थे, यानी सेक्रेटरी थे। नेहरू रिपोर्ट में कई मेंबर थे, अध्यक्ष याद रखे मोतीलाल नेहरू और महासचिव जवाहरलाल नेहरू थे। तो नेहरू रिपोर्ट में कई सारी बातें हैं
जिस पर भारत का संविधान आधारित है। जयप्रकाश कुमार 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, बिल्कुल सही है। अरविंद कुमार गुड आफ्टरनून, देर से जुड़े हैं, कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट वैसे तो जुलाई 1928 में प्रकाशित हुई थी। अर्जुन कुमार गुड आफ्टरनून। तो नेहरू रिपोर्ट जुलाई 1928 में। अब आप देखिए डिफरेंस क्या होगा, कहीं कहीं दिया है 10 अगस्त 1928 को प्रकाशित हुई, तो यही डिफरेंस है, जुलाई में या अगस्त में थोड़ा बहुत आता है। कहीं कुछ किताबों में जुलाई में दिया है, कुछ किताबों में 10 अगस्त को दिया है, तो ऐसे डिफरेंसेस मैटर नहीं करते हैं। बाय द वे ईयर 1928 होगा तो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू बेटे ये सेक्रेटरी थे, इनको सेक्रेटरी जनरल बनाया गया और ये इसके अध्यक्ष बने थे। तो इस तरह से मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने गठन किया। नीलम खान पहली बार हिस्ट्री लाइव क्लास ले रही हैं, तो ये तो पुराना बैच है बेटे, जीएस 1 और 2 बैच है ये। जीएस 5 5:15 बजे चलता है, जीएस 3 5:15 से चलता है, तो ये पुराना बैच है और इसमें फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है बेटे। महेश कुमार हाय। तो जो भी हैं जैसे भी आप देख लीजिए, मैनेज करिए, क्योंकि बीच से आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं और हम काफी आगे निकल चुके हैं। जीएस 1 और जीएस 2 पुराना बैच है, जीएस 3 नया बैच है। नीलम खान जी कह रहे हैं सर लाइव फर्स्ट हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, लाइव आप फर्स्ट हैं, हम तो 24-25 क्लास इसमें पढ़ा दिए हैं। महेश कुमार यादव मैं बहुत दिनों से क्लास ले रहा हूं। थैंक यू भाई महेश, लेते रहें क्लास, ज्ञान बढ़ाते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। तो आगे देखें, अब आप देखिए पहली क्लास है तो आप यहां से ध्यान से सुने तो आपको समझ में आएगा। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू इसके महासचिव थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस को कहा कि आप अपनी रिपोर्ट खुद तैयार कर लो। तो चलें, कमेंट्स हम बाद में थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि कमेंट पर पूरा फोकस कर देते हैं तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। जहीर साहब कह रहे हैं कि सर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, नोट्स तो कहीं से भी ला सकते हैं। बिल्कुल बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हिस्ट्री में कोई भी टॉपिक का तो नोट्स तो कहीं से बना लो, आप नोट्स कहीं से पढ़ लो। और महेश कुमार यादव कह रहे हैं कि सर आप ग्रेट हो हिस्ट्री में, थैंक यू भाई। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ाने पर फोकस करते हैं, कमेंट छोड़ देते हैं, कमेंट को हम लास्ट में अब लेंगे। तो नेहरू रिपोर्ट की 2-3 बातें बड़ी खास है। एक तो यह ध्यान रखें कि नेहरू रिपोर्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, भारत का छोटा संविधान कहा गया है। शायद आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़े हों नेहरू रिपोर्ट के बारे में, पॉलिटिकल साइंस वाले भी सर बताते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, ज्यादा नहीं। एक तो यह है कि नेहरू रिपोर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, आधार है, इसी से संविधान के प्रावधान को लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बनाया गया तो इसके प्रावधानों को उसमें शामिल किया गया है। दूसरी चीज,
साइमन कमीशन के अगेंस्ट में नेहरू रिपोर्ट आई थी, इसलिए साइमन कमीशन से बढ़िया प्रस्ताव नेहरू रिपोर्ट में है। जैसे एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको, नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई है, यानी स्वायत्तता। ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन को स्वायत्तता दे दे, यानी स्वायत्तता माने जैसे कश्मीर को दिया गया है, यानी कुछ रिजर्व सब्जेक्ट होते हैं जो सेंटर के पास रहें और कुछ अनरिजर्व सेंटर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास रहें। इसी को कहते हैं स्वायत्तता, डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस में जैसे रिजर्व सब्जेक्ट में आप ले लें तो फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस अफेयर्स, रेलवे, और इसके अलावा जैसे एचआरडी हो गया सेंटर के पास, और जो अनरिजर्व हैं जैसे पुलिस व्यवस्था हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लोकल प्रॉब्लम्स हो गई, ये सारी अनरिजर्व। और गवर्नमेंट को एक सलाह और दिया गया नेहरू रिपोर्ट में कि रेजिडरी पावर जानते होंगे आप, अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडरी पावर, अवशिष्ट शक्तियां, कहा गया केंद्र के पास रखो। तो मेन फीचर में इसमें सिफारिश जो किया गया डोमिनियन स्टेटस की, स्वायत्तता की बात कही गई है। डोमिनियन स्टेटस यानी स्वायत्तता, सेंटर में ब्रिटिश गवर्नमेंट, स्टेट में इंडियन की सरकारें, और इन इंडियन सरकारों को स्वायत्तता दिया जाए। और कहा गया डायरकी को हटा लिया जाए। डायरकी माने दोहरी शासन प्रणाली, 1919 के एक्ट में लाया गया, कहा उसको हटा दिया जाए। सेंटर में डायरकी रखो, स्टेट में डोमिनियन स्टेटस दे दो, तो अनरिजर्व सब्जेक्ट जो होंगे वो स्टेट के पास चले जाएं। दूसरा, एडल्ट फ्रेंचाइज की बात किया था। एडल्ट फ्रेंचाइज, खास दो बातें हम आपको बता रहे हैं। एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वोट देने का अधिकार यह भी लोगों को दिया जाए। क्योंकि पहले जो वोटिंग कराया जाता था ब्रिटिश काल में, गुप्त मतदान होता था और सभी से वोटिंग नहीं कराया जाता था। जो अंग्रेजों के हितैषी थे और कुछ पार्टियों के लोग थे, उन्हीं से वोटिंग कराई जाती थी, हिडन वोटिंग। तो इन्होंने कहा एडल्ट फ्रेंचाइज, वोटिंग कराया जाए, ये प्रावधान किया गया। और यह भी कहा गया कि असेंबली इलेक्शंस में इंडियन को इन्वॉल्व किया जाए, सेंटर में असेंबली में इंडियन की संख्या बढ़ाई जाए, और राज्यों में प्रशासन को डिसेंट्रलाइज्ड किया जाए। तो ये तमाम प्रावधान प्रस्तुत किया था इन्होंने। इनको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया इसीलिए। लेकिन आप जानते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेहरू रिपोर्ट का बाइकआउट किया था। इस तरह से नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि इंडियन ने साइमन कमीशन का बाइकआउट किया था। तो नेहरू रिपोर्ट बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट था ब्रिटिश काल में, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। चलें हम आगे आपको बढ़ाते हैं, 1928 की तरफ और चलते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल का देखते हैं थोड़ा सा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने बारदोली सत्याग्रह चलाया। बारदोली सत्याग्रह गुजरात में है ये। बारदोली, यहां के किसानों की फसल खराब हो गई, यहां के किसानों की फसल बर्बाद हो गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट से लगान माफ करने की रिक्वेस्ट किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगान माफ नहीं किया,
किसान सरदार पटेल के पास आए। सरदार पटेल ने किसानों के बात को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी बात को रिजेक्ट कर दिया तो सरदार पटेल ने बारदोली सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। देखें, गुजरात में है और सरदार पटेल ने इसको स्टार्ट किया। गांधी भी गुजरात के थे। बाद में गांधी ने देखा कि कहीं सरदार पटेल इस सत्याग्रह का क्रेडिट खुद न ले बैठे, इसलिए सरदार पटेल के खिलाफ गांधी भी इसमें शामिल हो गए थे। यानी स्टार्ट किया सरदार पटेल ने, बट बाद में गांधी भी इसमें आ गए। सरदार पटेल को सरदार की टाइटल बारदोली की महिलाओं ने दिया था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। बाद में वल्लभ भाई पटेल को सरदार गांधी ने भी कहा। एक बार एसएससी के क्वेश्चन में आया है ये कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की टाइटल किसने दिया था। ऑप्शन में गांधी नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे को इन्होंने बारदोली की महिलाओं ने सरदार की टाइटल दिया है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो बारदोली की महिलाएं लगाइए, और नहीं है तब गांधी लगाइए। बट आप ध्यान रखें, इनको सरदार की टाइटल वुमेन ऑफ बारदोली, बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की टाइटल दिया। कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह में सफलता पाई। ब्रिटिश गवर्नमेंट पर इतना प्रेशर बनाया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किसानों के 20% लगान माफ कर दिए। इतने परसेंट लगान माफ किए गए थे। इतना लगान माफ कर दिया। तो इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम यहां से ऊपर चढ़ा, यहां से पॉपुलर होने लगे थे। और आप तो जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, फर्स्ट डिप्टी पीएम, और पहले गृह मंत्री भी हैं, यानी फर्स्ट होम मिनिस्टर। इसके अलावा इनको आयरन मैन भी कहा गया है, भारत का लौह पुरुष। वैसे तो वर्ल्ड में आयरन मैन ऑटोहन बिस्मार्क को कहा गया है। ऑटोहन बिस्मार्क जर्मनी का था। 1871 में ऑटोहन बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, यानी जर्मनी का यूनिफिकेशन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। जर्मनी कई राज्यों में डिवाइड था। राज्यों में अलग अलग यूनिट ऑफ मेथड्स या माप तौल के अलग अलग यूनिट चलते थे। प्रशा के प्राइम मिनिस्टर फ्रेडरिक महान, प्रशा के राजा फ्रेडरिक महान के प्राइम मिनिस्टर बिस्मार्क थे। बिस्मार्क ने जर्मनी को एक करने का बीड़ा उठाया और पूरे जर्मनी को इन्होंने एक कर दिया। इसलिए बिस्मार्क को वर्ल्ड में आयरन मैन कहा गया है। ऑटोहन बिस्मार्क की तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया के 566 रियासतों को एक कर दिया गया। तो अगर ये पूछा जाए इंडिया का बिस्मार्क किसको कहते हैं, इंडियन बिस्मार्क, तो इंडियन बिस्मार्क को वल्लभ भाई पटेल ही लगाएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंडियन बिस्मार्क कहा गया है और इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया है। तो जिस तरह से बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया, उसी तरह सरदार पटेल ने इंडिया का एकीकरण किया था। और वैसे तो आप जानते हैं टोटल इंडिया में 566 इतने प्रिंसली स्टेट थे। इंडिया में टोटल 566 रियासतें थीं। 566 में से कश्मीर को अगर छोड़ दें तो 565 रियासतें। और शायद आप ये भी जानते होंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद रियासत पर आक्रमण कर दिया था ऑपरेशन पोलो के अंडर में,
ऑपरेशन पोलो के अंडर में हैदराबाद के निज़ाम को हराया और फिर हैदराबाद को इंडिया में मिला लिया। हैदराबाद का निज़ाम पोलो का बड़ा शौकीन था और उसने हैदराबाद के तमाम जगहों पर पोलो ग्राउंड्स बना रखा था, इसीलिए उसके खिलाफ इन्होंने ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन पोलो और उसे इंडिया में शामिल कर लिया। कश्मीर का मुद्दा थोड़ा अलग था, चूंकि कश्मीर का किंग हिंदू था। कश्मीर के राजा हरि सिंह हिंदू थे, जबकि कश्मीर की जनता मुस्लिम थी। इसलिए यह सोचा गया कि कश्मीर कभी भी पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन जब पाकिस्तान की सेना कश्मीर पर आक्रमण करके कैप्चर करना चाहा, तब हरि सिंह इंडिया की तरफ झुक गए। और जिस समय हरि सिंह इंडिया की तरफ झुके तो जो समझौता किया गया, उस समझौते के हिसाब से कश्मीर को इंडिया में विलय कर लेना चाहिए था, लेकिन वहां कई गलतियां हो गई जिसकी वजह से बड़ी समस्या आई। तो इस तरह से बेटे सरदार वल्लभ भाई पटेल फ्रीडम स्ट्रगल में बड़े ही ऑनेस्ट, अब बड़े ही कर्मठ व्यक्तित्व हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के इन्हीं के चांस थे। 12 में से कई सदस्यों ने इन्हीं का सपोर्ट किया था, लेकिन इन्होंने खुद नेहरू का सपोर्ट किया, नेहरू का नाम लिया, अन्यथा इनको प्राइम मिनिस्टर बनना था। चूंकि गांधी चाहते थे कि नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, इसलिए गांधी के दबाव में आकर इन्होंने नेहरू का नाम लिया था प्राइम मिनिस्टर का। तो इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले होम मिनिस्टर हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनके नाम से यूनिटी ऑफ स्टैच्यू सरदार सरोवर डैम के पास बड़ोदरा में लगा हुआ है। सरदार सरोवर डैम के सामने बड़ोदरा में 182 फीट 182 फीट की स्टैच्यू सरदार पटेल की है और यह दुनिया में सबसे हाईएस्ट स्टैच्यू है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, उसकी हाइट 172 है, लेकिन सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर है बेटे, बिल्कुल 182 मीटर है। 182 मीटर हमने फीट बता दिए, बल्कि मीटर है वो। तो इस तरह से सबसे हाईएस्ट स्टैच्यू अर्जुन कुमार कह रहे हैं 12 में से 11 बोते सरदार पटेल को मिला था। 12 में से 11, बिल्कुल अर्जुन कुमार बिल्कुल 12 में से 11 मिले थे। एक इन्होंने ही, यानी 12वां मेंबर यही थे। इन्होंने किसका सपोर्ट किया था बेटे? जवाहरलाल नेहरू का नाम ले लिया था। और जयप्रकाश 597 फीट, हाँ फीट में इतना होगा 597 फीट। तो इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुणगान न केवल इंडिया में बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के तमाम अधिकारियों ने भी किया है कि सरदार पटेल कितने कर्मठ, कितने ऑनेस्ट थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं बने, 12वां सदस्य सरदार पटेल थे। इन्होंने नेहरू का नाम ले लिया कि नेहरू को पीएम बनाया जाए, लेकिन गांधी के दबाव में इन्होंने नेहरू का नाम लिया था। तो सोनू यादव स्वतंत्र के टाइम थी 566 रियासतें, हाँ बिल्कुल। इंडिया में टोटल रियासतें 566 हैं। हालांकि अलग अलग जगह अलग अलग दिया है, बट यही ज़्यादा ठीक है। कहीं पर 564 दिया है, कहीं 562 दिया है, लेकिन 566 कश्मीर को लेकर है। तो ये सारी बातें हैं। अब हम आगे बढ़ाते हैं। आपको सरदार पटेल का ये सत्याग्रह बेहद इंपॉर्टेंट था। 1929 में भगत सिंह और बीके दत्त, बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने थ्रू अ बॉम्ब at Central Hall against Public Safety Bill, against Public Safety Bill
जन सुरक्षा विधेयक के खिलाफ जन सुरक्षा विधेयक के खिलाफ इन दोनों ने केंद्रीय सभागार में बम फेंका था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त यानी बीके दत्त, इन्होंने प्लान बनाया कि वह सेंट्रल हॉल में, केंद्रीय सभागार में बम फेंकेंगे, क्योंकि अंग्रेज बहरे हो गए हैं, इंडियन क्रांतिकारियों की आवाज नहीं सुन रहे हैं, इंडियन की सुरक्षा का कोई बिल नहीं है, इंडियन को जहां चाहते हैं वहीं अरेस्ट करके कैद कर लेते हैं, मुकदमा भी नहीं चलाते हैं सेडिशियस एक्ट के अंडर में। इन्होंने प्लानिंग किया कि बम ऐसी जगह फेंकेंगे जहां कोई बैठा नहीं होगा, यानी खाली बेंचेस पर बम फेंकेंगे। मतलब इनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि बहरे अंग्रेजों के कान खोलने थे। बम की आवाज से इन्होंने कहा कि हम बम की आवाज से अंग्रेजों के कान खोलेंगे। तो इस तरह से केंद्रीय सभागार में बम फेंका और बेटे ये लोग यहीं खड़े रहे, भागे नहीं, यहीं पर ये खड़े रहे, भागे नहीं, सरेंडर किया। भगत सिंह ने एक नारा भी दिया, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद यानी क्रांति जिंदाबाद। ये स्लोगन यहीं पर दिया इन्होंने। सरेंडर इसलिए किया क्योंकि पब्लिक में इनके बारे में ऐसी बातें बन रही थी कि क्रांतिकारी आते हैं, स्वयं क्रांति करके बच निकलते हैं, आम जनता इसमें पिसती है, पकड़ी जाती है। इन्होंने डिसाइड किया कि हम बम फेंकेंगे, भागेंगे नहीं, सरेंडर करेंगे और बम बनाने के फार्मूले को जोर जोर से मीडिया वालों को बताएंगे। मीडिया वाले बम बनाने के फार्मूले न्यूज़पेपर में प्रकाशित करेंगे, जिससे लोग इन फार्मूले के द्वारा बम बना के अंग्रेजों पर फेंकेंगे और अंग्रेज घबरा के इंडिया से भाग जाएंगे। तो यह सोचकर इन्होंने सरेंडर किया और वैसे इन्होंने मीडिया वाले को अपना इंटरव्यू भी दिया, उसमें जोर जोर से बम बनाने के बारे में सारे फार्मूले बताए थे। तो इस तरह से ये घटना बड़ी अच्छी घटना थी क्रांतिकारियों के लिए। अब इस घटना में किसी को फांसी नहीं हो सकती थी, कारण कि इसमें किसी को मारने का उद्देश्य नहीं था, इसलिए इस घटना में किसी को फांसी की सजा दिया ही नहीं जा सकता था। ये लोग सरेंडर तो कर दिए, लेकिन बाद में इनका एक दूसरा केस ओपन हो गया, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस ओपन होने के बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को अरेस्ट कर लिया गया और देन इसके बाद इन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी 14 फरवरी 1931 में। 14 फरवरी 1931 को इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी और देन इसके बाद इनको फांसी दिया 23 मार्च 1931 को। इंकलाब जिंदाबाद का स्लोगन ऑथेंटिक रूप से पहली बार हसरत मोहानी ने दिया था। हसरत मोहानी ने पहली बार ऑथेंटिक रूप से हसरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का स्लोगन दिया था। लेकिन ये लोग क्रांतिकारियों में अगर देखा जाए तो पब्लिक प्लेस में, यानी जहां गवर्नमेंट प्लेस था केंद्रीय सभागार, वहां पर इन्होंने स्लोगन दिया है। तो फर्स्ट टाइम वैसे इंकलाब जिंदाबाद एक गीत है, मोहम्मद इकबाल ने एक गीत लिखा है, इंकलाब जिंदाबाद बड़ा फेमस गीत है, इसको मोहम्मद इकबाल ने रचा है। गीत के रचयिता मोहम्मद इकबाल हैं, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इंकलाब जिंदाबाद स्लोगन पहली बार किसने दिया, तो इसको भगत सिंह लगाइए, क्योंकि भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा ऐसी जगह पर दिया जो कि सरकारी गवर्नमेंट प्लेस था। तो ऑफिशियली अगर देखा जाए इंकलाब जिंदाबाद का स्लोगन भगत सिंह ने दिया, लेकिन अगर ये पूछा जाए इंकलाब जिंदाबाद गीत किसने रचा, मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल बड़े देशभक्त टाइप के थे स्टार्ट में, उन्होंने एक गीत और रचा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना ये जोर कितना बाजुए कातिल में है ना। ये किसने रचा था बताइए, हमने कुछ गलत बता दिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने रचा था इसको। अभी सुबह बताए थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल का है। हाँ, हसरत मोहानी का भी है, लेकिन याद रखें पहली बार ऑफिशियल जिसने दिया है ये भगत सिंह होगा। हसरत मोहानी का भी है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं है। हाँ महेश कुमार, बिल्कुल, राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये इन्होंने लिखा है। लेकिन मोहम्मद इकबाल ने इंकलाब जिंदाबाद नामक एक बड़ा गीत लिखा है। शायद आप सुने हो, अन्ना हजारे जिस समय अपना आंदोलन कर रहे थे लोकपाल बिल के लिए, उस समय इंकलाब जिंदाबाद गीत खूब लगाया जाता था, कैसेट पर गाया भी जाता था। लेकिन इंकलाब जिंदाबाद गीत के अलावा एक गीत मोहम्मद इकबाल ने और रचा है, उस गीत का नाम है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। ये गीत बड़ा पॉपुलर था इनका। तो इस तरह से सारे जहां से अच्छा और इंकलाब मोहम्मद इकबाल ने दोनों रचा है। लेकिन इंकलाब जिंदाबाद स्लोगन अगर पूछा जाए तो भगत सिंह लगाइए। हसरत मोहानी का भी है, लेकिन हसरत मोहानी का ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं है। हसरत मोहानी भगत सिंह से पहले दिया था, लेकिन हसरत मोहानी कहीं ऐसे अवसर पर नहीं दिया है जैसे भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकने के बाद दिया है। इस तरह से इन्होंने पहली बार दिया है। हाँ, अगर ऐसा कोई ऑफिशियल ना दिया हो तो इस तरह से हसरत मोहानी पहले हो जाएंगे। तो इसमें आप भगत सिंह लगाएं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, हसरत मोहानी की जगह भगत सिंह ही आया है। तो 1929 में ये घटना, भगत सिंह, बीके दत्त, इनका ये घटना, इनको अरेस्ट कर लिया गया था बेटे। और अरेस्ट होने के बाद में इनका लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस ओपन हुआ, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पे हम यहां पहुंचते हैं। दिसंबर 1929 में दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की ओर चलते हैं। बड़ा हिस्टोरिकल सेशन था और इसके अध्यक्ष कौन थे बेटे? जवाहरलाल नेहरू थे। पहली बार नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। तो इस तरह पहली बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बने और इस अधिवेशन में फुल इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव रखा गया। यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव, इसको पारित कर दिया गया। पहली बार कांग्रेस के मंच पर से नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा, इसे पारित किया गया। और इसी अधिवेशन में ट्राई कलर फ्लैग, तिरंगे को नेशनल फ्लैग के रूप में लिया गया है। ट्राई कलर फ्लैग को नेशनल फ्लैग के रूप में लिया गया है। बिल्कुल जयप्रकाश, प्रेसिडेंट इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू थे और पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बने थे ये। इससे पहले ये अध्यक्ष नहीं बने थे। इससे पहले ये नेहरू रिपोर्ट के महासचिव थे। तो फर्स्ट टाइम कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए और ये दो प्रस्ताव बड़े इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का इससे पहले लक्ष्य स्वराज था। पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज का हो गया, यानी फुल इंडिपेंडेंस का हो गया। और फर्स्ट टाइम तिरंगे का नेशनल फ्लैग के रूप में अडॉप्ट किया गया। इसके बीच में चरखा होता था, गांधी का चरखा तिरंगे के
बीच में व्हाइट कलर की पट्टी में गांधी का चरखा बना होता था और इसी चरखे वाले तिरंगे को नेशनल फ्लैग के रूप में लिया गया है। आज का तिरंगा, टुडेज ट्राई कलर फ्लैग, आज का तिरंगा 3:2 का है, 3:2 का है। और आज के तिरंगे का आर्किटेक्ट यानी डिजाइनर वेंकैया पिंगली हैं, वेंकैया पिंगली हैं, जिसके बीच में 24 पोक्स वाली व्हील है और जिसे झंडा समिति ने, फ्लैग समिति ने 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग के रूप में एक्सेप्ट किया है। सोनू कह रहे हैं कि लाहौर केस क्या था? लाहौर केस जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने जेपी सॉन्डर्स की हत्या करके लाला लाजपत राय की डेथ का बदला लिया था। लाला लाजपत राय साइमन आयोग का विरोध कर रहे थे और इन्होंने साइमन आयोग के खिलाफ कहा कि साइमन वापस जाओ। साइमन आयोग को काले झंडे दिखाए। जेपी सॉन्डर्स लाहौर के पुलिस कमिश्नर ने लाला लाजपत पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें लाला बुरी तरह घायल हो गए। लाला लाजपत राय का देहांत हो गया। अपने इस नेता के हत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने जेपी सॉन्डर्स को मारने की षड्यंत्र लाहौर में रचा और लाहौर षड्यंत्र में जेपी सॉन्डर्स को मार करके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने लाला लाजपत राय की डेथ का बदला लिया था। तो इस तरह से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पर लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया और 14 फरवरी 14 Feb 1931 को डिसीजन आया, जिसमें तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को तीनों को लाहौर जेल में फांसी दे दिया गया था। तो इस तरह ये अधिवेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, 1929 में लाहौर अधिवेशन। अब आप देखिए, तिरंगे को नेशनल फ्लैग के रूप में लिया गया है और इस डेट को 31 दिसंबर 1930 को, इस डेट को 31 दिसंबर 1930 को पहली बार तिरंगे को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि को फहराया था। तो इस तरह लाहौर अधिवेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। और वैसे तो आप जानते हो, इंडिया से बाहर इंडिया का तिरंगा फर्स्ट टाइम किसने और कहां फहराया? प्रश्न है मेरा आप सभी से कि इंडियन तिरंगा इंडिया से बाहर पहली बार किसने और किस जगह पर फहराया? बिल्कुल, जयप्रकाश कुमार बिल्कुल सही है। मैडम बीकाजी कामा, कब और कहां फहराया? बिल्कुल, जर्मनी में। किस वर्ष? बताइए। बिल्कुल, स्ट्रेट गार्ड में। अमृत राज भी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, स्ट्रेट गार्ड जर्मनी में। मैडम बीकाजी कामा को भारत माता का दर्जा नहीं, भारत माता गलत बता रहे हैं अमृत राज। भारत माता ये नहीं कहा जाएगा, भारत माता तो दुर्गा को कहा गया है। मैडम बीकाजी कामा को भारत माता का दर्जा दिया गया है, ये गलत, भारत माता दुर्गा हैं। मैडम बीकाजी मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा गया है, यानी भारत की क्रांति की माता कहिए आप इनको, क्रांति की माता, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। अमृतराज ठीक है।
भारत माता नहीं कहिए। बिल्कुल जयप्रकाश सही है, 1907 में, बहुत सही, 1907 की बात थी ये। इंडियन ट्राई कलर स्ट्रेट गार्ड में फहराया था फर्स्ट टाइम जर्मनी के इसी जगह पर मैडम बीकाजी कामा ने। मैडम बीकाजी कामा ने पहली बार ट्राई कलर फ्लैग इंडिया से बाहर इस जगह फहराया था। अरविंद कुमार बिल्कुल सही है, मैडम बीकाजी कामा इंडिया के बाहर इसी जगह तिरंगे को फहराया था। बिल्कुल सही है बेटे, जो भी है आपका नाम नहीं आ रहा है, इतना लंबा सा लिखे हैं, ये सब बातें सही हैं। लेकिन ब्रिटिश, अभी ब्रिटिश इंडिया में, भारत, ब्रिटिश भारत में अरविंद कुमार कीर्ति की माता, कार्ति की माता, क्रांति होगा बेटा, कार्ति नहीं। मैडम बीकाजी कामा को क्वीन ऑफ या मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा गया है। ये कहा गया है। तो भारत में मदर ऑफ या क्वीन ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा गया है। सब लोग भाई, सौरभ, दादा भाई नौरोजी की सेक्रेटरी, सौरभ ये क्या कह रहे हैं, दादा भाई नौरोजी की सेक्रेटरी। सौरभ बताइए, दादा भाई नौरोजी की सेक्रेटरी। मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी, क्रांति की माता कहा गया है मैडम बीकाजी कामा। अमृत राज सर, मैडम बीकाजी कामा कहाँ की थी? मैडम बीकाजी कामा ये पारसी थी बेटे, पारसी, पारसी, पारसी धर्म है। पारसी लोग इंडिया में बहुत पहले से रह रहे थे, पारसी लोग इंडिया में बहुत पहले से ही रह रहे हैं। पारसी धर्म ईरान से आया है। पारसी धर्म के फाउंडर जोरास्ट्र थे, और पारसियों का धर्म ग्रंथ जिंद अवेस्ता। तो पारसी आज भी इंडिया में बहुत ज्यादा हैं। शायद आपको पता हो दादा भाई नौरोजी भी पारसी हैं। तो क्या सौरभ बताना चाह रहे हो कि दादा भाई नौरोजी की सेक्रेटरी मैडम बीकाजी कामा थी क्या? अजीत कुमार गुड इवनिंग। तो जो भी है, लेकिन मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, इन्होंने इंडिया से बाहर तिरंगे को स्ट्रेट गार्ड में पहली बार फहराया। और तिरंगा इंडिया में पहली बार नेशनल फ्लैग के रूप में कब लिया गया? तो 1929 में लाहौर सेशन में तिरंगे को नेशनल फ्लैग के रूप में लिया गया है। और तिरंगे बहुत सारे हैं, एक नहीं है बेटे, तमाम तिरंगे बने हैं। चलिए सौरभ ठीक बता रहे हैं, सौरभ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सेशन में 26 जनवरी का दिन डिसाइड किया गया। 26 जनवरी हर साल इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया किया करेंगे। तो
अब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में डिसाइड किया गया कि हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। और पहली बार 26 जनवरी 1930 वाले दिन को, इस दिन फर्स्ट फुल इंडिपेंडेंस डे was observed in India। पहली बार 26 जनवरी 1930 वाले दिन को प्रथम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। और कांग्रेस के 1929 सेशन में डिसाइड किया गया कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में ऑब्जर्व करेंगे। ये डिसाइड हुआ था। याद रखें, आज की डेट में इसको रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, पता होगा। इसे रिपब्लिक डे मनाते हैं क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया है। जबकि आप जानते हैं संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था, लेकिन इस दिन की प्रतीक्षा किया, 26 जनवरी को संविधान लागू किया, जिससे कि यह दिन प्रतिवर्ष हमारे लाइफ में रिपब्लिक डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता रहे। तो जो 1929 में लाहौर में डिसाइड किया था कि हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में ऑब्जर्व करेंगे, उसे अब भी मनाया जाता है। बट अब हम रिपब्लिक हो गए हैं, संविधान लगा दिए हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट थी, वर्तमान में हमारे पास डेमोक्रेसी है। तो हम इसे हर साल रिपब्लिक डे के रूप में ऑब्जर्व कर रहे हैं। बट 1929 के लाहौर सेशन को याद अब भी कर सकते हैं, उसी में डिसाइड किया गया था। तो इस तरह से गांधी भी पीछे नहीं रहने वाले थे। महात्मा गांधी ने सोचा कि कहीं नेहरू क्रेडिट सारा पूरा न ले बैठे। अब गांधी भी इस इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में अपने नए कार्यक्रम ले आने लगे। आप शायद जानते हैं गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च की प्लानिंग बनाने लगे। दरअसल नमक बनाने का अधिकार अंग्रेजों को था, इंडियन को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। इसलिए इंडियन पर 2.5% सॉल्ट टैक्स लिया जाता था। अब आप देखिए, नमक हमारे हिंद महासागर में तैयार होता है, नमक हिंद महासागर में तैयार होता है, लेकिन इसको बनाने का अधिकार इंडियन को नहीं था, अंग्रेज के अंडर में बनता था। इसलिए गांधी ने डिसाइड किया कि वह नमक कानून के सहारे इंडिया में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। शायद आप जानते हो 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से 78 सदस्यों के साथ, यानी 78 सदस्यों के साथ गांधी ने साबरमती आश्रम से नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च की यात्रा स्टार्ट किया। और जब इन्होंने स्टार्ट किया तो केवल 78 सदस्य थे, और जब ये दांडी में पहुंचे हैं तो हजारों की संख्या में इनके साथ महिलाएं, पुरुष, अमीर, गरीब, धनी, निर्धन सब शामिल हो गए। और इसके बाद 5 अप्रैल 1930 को ये दांडी में पहुंच गए। 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक कानून तोड़ा, नमक बनाया। नमक कानून तोड़ने के बाद इन्होंने फिर दांडी से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। तो चलें इससे आगे हम आपको ये बताते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च।
ये गांधी ने स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से। अहमदाबाद में 78 सदस्यों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए नमक कानून तोड़ने के लिए अर्जुन कुमार कह रहे हैं मैडम बीकाजी कामा 1902 में भारत छोड़कर यूरोप चली गई थी। बिल्कुल ठीक है, 1907 में इन्होंने झंडा फहराया था, इसीलिए जर्मनी में चली गई। ठीक है। जहर बातुल कहते हैं सर सिलेबस एंडिंग जुलाई तक कंप्लीट होगा क्या? जुलाई तक नहीं हो पाएगा, ये अगस्त तक पूरा हो सकता है हिस्ट्री का। जुलाई में नहीं हो सकता बेटे, अगस्त में मेरा सिलेबस पूरा हो सकता है। तो बताएं जयप्रकाश कहाँ गए? जयप्रकाश आप बताएं। चलिए, मार्च 1930 में दांडी मार्च की यात्रा गांधी ने स्टार्ट किया साबरमती आश्रम से, 78 सदस्यों के साथ स्टार्ट किया। तो प्रश्न ये है कि दांडी वर्तमान में किस जिले में है? वर्तमान में दांडी गुजरात के किस जिले में है? एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, सिविल का प्रश्न है कि दांडी कहां पर है, जहां गांधी ने 5 अप्रैल पहुंचे, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। और दांडी तथा साबरमती आश्रम के बीच डिस्टेंस 240 मील है। नौसारी बिल्कुल सही है, नौसारी जिले में है ये। तो दांडी वर्तमान में नौसारी जिले में, गुजरात के इसी जिले में है ये। और साबरमती से इसकी डिस्टेंस 240 मील। गांधी प्रतिदिन 10 मील चलते थे और 24 दिन में यात्रा पूरी किया था। यानी 12 मार्च को स्टार्ट किए और 5 अप्रैल को पहुंच गए। 5 अप्रैल 1930 को गांधी इस डेट को दांडी पहुंच गए और 6 अप्रैल को 1930 में गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ। तो गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा और यहीं से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। नमक कानून तोड़ने के बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया है। अब प्रश्न ये है कि गांधी का कौन सा आंदोलन सॉल्ट सत्याग्रह से स्टार्ट हुआ था? विच मूवमेंट ऑफ गांधी स्टार्टेड आफ्टर सॉल्ट सत्याग्रह? गांधी का कौन सा आंदोलन नमक सत्याग्रह से प्रारंभ किया गया? और गांधी ने नमक को ही क्यों चुना? नमक के पीछे गांधी का क्या उद्देश्य था? तो सीधा आंसर यही है कि नमक सभी के लिए आवश्यक था, गरीब से लेकर अमीर तक। नमक के द्वारा गांधी सभी को अपनी क्रांति से जोड़ सकते थे, इसलिए गांधी ने
नमक को चुना और 240 मील पैदल यात्रा किया। रास्ते में हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष उनके साथ होते गए। ये आंदोलन केवल इंडिया में गांधी ने दांडी में नहीं किया, बल्कि साउथ में आचार्य विनोबा भावे ने लीड किया था, दक्षिण भारत में। और जगह जगह सभी ने नमक कानून तोड़ा, लेकिन साउथ में आचार्य विनोबा भावे ने गांधी के इस नेतृत्व को डील किया। एक बात और इंपॉर्टेंट है, गांधी का सपोर्ट पेशावर में गांधी का सपोर्ट खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा गया है। तमिलनाडु में राजगोपालाचारी ने किया था और आंध्र प्रदेश में इसका सपोर्ट आचार्य विनोबा भावे ने किया था। डांडी जलालपुर तालुका, गुजरात, नवसारी जिला, बिल्कुल भारत में एक गांव है। नवसारी शहर के पास अरब सागर के तट पर स्थित है। बिल्कुल सही अर्जुन। नवसारी जिला ये गुजरात में समुद्र तट के किनारे है। इसको इसीलिए चुना गया क्योंकि यह बड़ा सेंट्रल प्लेस था गुजरात का। यहां पर हर तरफ से लोग आ सकते थे, इकट्ठा हो सकते थे। इसलिए गांधी ने दांडी को चुना, जो कि नवसारी जिले में था, बेहद सेंट्रल पोजीशन में था। जयप्रकाश बिल्कुल सही। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, यानी रेड शर्ट्स मूवमेंट चलाया। लाल कुर्ती आंदोलन यानी खान अब्दुल गफ्फार खान के जितने भी फॉलोअर थे रेड कलर के यूनिफॉर्म पहनते थे। और इन्होंने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक एक पार्टी बनाई थी। खुदाई खिदमतगार ये पार्टी थी और इस पार्टी के थ्रू अंग्रेजों का प्रोटेस्ट करते थे। प्रोटेस्ट के समय इनके फॉलोअर लाल कलर की यूनिफॉर्म पहनते थे। इस आंदोलन का नाम ही दे दिया रेड शर्ट्स मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से थे ये, पेशावर आदि एरिया से बिलोंग करते थे। तो इनका नाम ही फ्रंटियर गांधी रखा गया क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से थे। 1929 में इन्होंने स्टार्ट कर दिया था ये रेड शर्ट्स मूवमेंट, रेड शर्ट्स मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन। तो इनके जितने फॉलोअर थे फ्रंटियर गांधी के, फ्रंटियर गांधी, हिंदी में इनको सीमांत गांधी कहते हैं। क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से बिलोंग करते थे, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के थे। और पेशावर इनका गढ़ था पाकिस्तान में, पेशावर वाला एरिया यही इनका गढ़ था। बाकी इनका असली नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ये इनका रियल नेम है। इनको फ्रंटियर गांधी कहा गया है। गांधीवादी थे इसलिए इनको फ्रंटियर, फ्रंट के थे इसलिए फ्रंटियर, गांधीवादी थे इसलिए गांधी, फ्रंटियर गांधी। और शायद आप जानते हो ये फर्स्ट फॉरेनर हैं, पहले विदेशी हैं फ्रंटियर गांधी, जिनको भारत रत्न दिया गया है। तो ऐसे पहले फॉरेनर हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। और बाकी दूसरे फॉरेनर हैं, सेकंड फॉरेनर हैं जिनको भारत रत्न दिया है। आप लोग बताइए दूसरे विदेशी जिनको भारत रत्न दिया है। फर्स्ट फॉरेनर खान अब्दुल गफ्फार खान हैं पाकिस्तान के। दूसरे फॉरेनर अतुल कुमार तिवारी
हमारे नेट थोड़ा स्लो चलता है। ठीक बेटे, कोई बात नहीं। हाँ जयप्रकाश बिल्कुल सही। नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला दूसरे फॉरेनर हैं, साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, 26 साल जेलों में बिताए। बिल्कुल संदीप, नेल्सन मंडेला सही आंसर है। आर्यन भी भाई सही बता रहे हैं, नेल्सन मंडेला दूसरे फॉरेनर हैं जिनको भारत रत्न दिया है। तो मैं ये बताना चाहता था कि किस तरह गांधी के सपोर्टर जगह जगह अपने अपने आंदोलन चलाते थे। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी थे, आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले एरिया में आचार्य विनोबा भावे थे, मेनली बंगाल में भी इस तरह से तमाम बंगाली लोग थे, नमक कानून तोड़ा। लेकिन कुल मिला के गांधी ने दांडी में नमक कानून तोड़ा। पेशावर साइड में गांधी का सपोर्ट फ्रंटियर गांधी ने किया, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। हाँ बिल्कुल अतुल भाई ठीक, नेल्सन मंडेला दूसरे विदेशी हैं, बिल्कुल सही। सभी लोगों को अच्छा नॉलेज है, ये बैच बड़ा अच्छा है, रिजल्ट ओरिएंटेड बैच है आप लोगों का, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले इसमें। तो ऐसे पढ़ते रहिए और जल्दी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, यही दुआ है। चलिए आगे हम आपको बढ़ाते हैं और ये बताते हैं कि इस डेट को 6 अप्रैल 1930 को गांधी का ये आंदोलन, जन आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये गांधी का दूसरा जन आंदोलन था। दूसरा जन आंदोलन। तो दूसरा जन आंदोलन यही है, पहला असहयोग आंदोलन है और बाकी इस आंदोलन को यह भी कहा जाता है सेकेंड नॉन कोऑपरेशन। इसे दूसरा असहयोग आंदोलन भी कहा गया है। तो इस तरह से 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। कहां से? दांडी से, नमक कानून तोड़ने के तुरंत बाद। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कौन सा आंदोलन गांधी का नमक सत्याग्रह से प्रारंभ हुआ है, तो गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से प्रारंभ किया गया है। तो दांडी से इन्होंने स्टार्ट किया, पूरे इंडिया में चला। अब आप देखिए गांधी के इस आंदोलन से ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा गई, लंदन में 3 गोल में सम्मेलन बुला लिया डर के मारा। हाँ निशांत कुमार, अच्छा रतन कुमार कह रहे हैं कि सर जी हिस्ट्री का पीडीएफ कब अपलोड होगा? बेटे हमने तो दे दिया है, अब अपलोड करने के लिए मैनेजमेंट से पूछना आप। निशांत कुमार कह रहे हैं सर सविनय अवज्ञा का मतलब क्या है? सविनय माने विनय सहित, अवज्ञा माने आज्ञा ना मानना, यानी इनका गांधी का मतलब ये था कि अहिंसात्मक तरीके से गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब यही था कि हम अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसात्मक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानेंगे, उनका उल्लंघन करेंगे। और यदि पुलिस वाले पीटते हैं तो पीटते रहेंगे, पुलिस वालों पर अत्याचार या पुलिस वालों पर हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। अमृतराज कह रहे हैं असहयोग आंदोलन को और क्या कहा जाता है? असहयोग आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। नॉन कोऑपरेशन 1920 वाले को पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है।
बिल्कुल अर्जुन, बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाला अभियान से कहा है। ठीक है, ये फेमस है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस प्रारंभ में गांधी के सपोर्टर थे, बाद में विरोधी बन गए थे। और इसलिए विरोधी बन गए क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का सपोर्ट गांधी नहीं करते थे। गांधी अहिंसावादी थे, सुभाष चंद्र बोस हिंसावादी थे। प्रारंभ में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी का सपोर्ट किया, गांधी ने सुभाष चंद्र बोस का सपोर्ट किया। इस समय दांडी मार्च को इसीलिए इन्होंने कहा है एल्बा से पेरिस की ओर। नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा बताया था। तो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो हम आपको बता रहे थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का भी आगे चर्चा करेंगे। सविनय अवज्ञा का मतलब अगर पूछा जाए तो यही है, शांतिपूर्वक अहिंसात्मक तरीके से ब्रिटिश लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानेंगे। पुलिस वाले पीटते हैं तो पीटते रहो, उनको रिटेलिएट ना करो। ये इनका मेन मकसद था। इसलिए महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी प्रेम से अहिंसात्मक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट की आज्ञा का अवहेलना करना, आज्ञा का विरोध करना, और पुलिस वाले पिटते रहें लेकिन हम उसको रिटेलिएट नहीं करेंगे। तो इस तरह से बेटे गांधी का ये आंदोलन, जैसा कि हमारे एक दोस्त अरुण कुमार बता रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर की जाने वाली अभियान को बताया है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का किंग था। नेपोलियन बोनापार्ट वैसे वाटरलू की लड़ाई हार गया था, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने एल्बा से पेरिस की तरफ मार्च करके पूरा पेरिस वाला, फ्रांस वाला एरिया कैप्चर कर लिया था। और वैसे नेपोलियन बोनापार्ट अनाथ था, ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, लेकिन उसने फ्रांस पे शासन किया था। तो ऐसा किंग नेपोलियन बोनापार्ट जो अनाथ था, ऑर्फन था, एल्बा से पेरिस की ओर अभियान करके पेरिस पर यानी फ्रांस पर कब्जा कर लिया। बट गांधी ने कब्जा नहीं किया। गांधी ने किस पर कब्जा किया? नमक बनाने के अधिकार को तोड़ दिया। कब्जा नहीं किया बल्कि नमक कानून का उल्लंघन किया। तो उससे कंपेयर किया है सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए आगे बढ़ाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे इंडिया में चला, और जैसा कि आप जानते हैं गांधी ने लोगों से आह्वान किया कि आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसात्मक तरीके से इसका प्रोटेस्ट किया जाए। और गांधी ने कहा कि गिरफ्तारियां दिया जाए। 60,000 से ज्यादा लोगों ने गिरफ्तारियां दिया। हजारों लोगों की जमीनें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हड़प लिया और बहुत से लोगों को प्रताड़ना भी दिया। लेकिन गांधी ने कहा कि हिंसा नहीं होना चाहिए, जिसका पालन भी किया गया। गांधी के इस आंदोलन से ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा गई और घबरा करके, डर करके लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाया। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन बुलाया जिसमें कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं गया। 1932 में यानी 31-32 में, दिसंबर 1931-32 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी गए थे। लेकिन बेटे अभी बताते हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी गए एसएस राजपूताना जहाज से गए, बात बनी नहीं थी, वापस लौट के चले आए थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन में गांधी नहीं गए, दूसरे में गए और तीसरे में भी नहीं गए। तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी.आर. अम्बेडकर और एम.ए. जिन्ना और तमाम गए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि गए थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से केवल सेकेंड में गए, बाकी किसी में नहीं गए। जबकि मुस्लिम लीग की तरफ से और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से गोलमेज तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। तो अब एक पॉइंट और आप देखें, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
3 गोलमेज सम्मेलन, पहला 1930 में, दूसरा 1931-32 में, तीसरा 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन हेल्ड एट लंदन, लंदन में बुलाए गए। अब आप सबसे एक प्रश्न है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में बुलाए गए, इसका उद्देश्य क्या था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य बताइए। वाई द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड एट लंदन, लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए? अर्जुन कुमार बताइए। जयप्रकाश सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के लिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सविनय अवज्ञा बंद, आंदोलन बंद, अमृतराज ऐसा तो नहीं है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बुलाने का उद्देश्य ये नहीं है। अमृतराज सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं भाई। जयप्रकाश जी सही आंसर नहीं बता रहे हैं। प्रयास करें एक बार और प्रयास करें, क्या है? चलें, बाकी लोग और बताएं। बाकी लोग गए क्या? बाकी लोग बताइए। जयप्रकाश जी साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर विचार करने के लिए, बिल्कुल अब सही बताया आपने। वही तो मैं सोच रहा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कराने का उद्देश्य तो नहीं था। अरविंद कह रहे हैं 1930-32 कैसे होगा सर? 1930-32 नहीं होगा बेटे। 1930 में पहला राउंड टेबल है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में नवंबर में स्टार्ट हुआ है, और नवंबर में स्टार्ट होकर के ये जनवरी 1931 तक गया है फर्स्ट वाला, लेकिन हमने 1930 ही लिखे हैं। समझ रहे हैं? नवंबर 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ और जनवरी 1931 तक चला था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिसंबर में स्टार्ट हुआ था और जनवरी में गया था। अरविंद कुमार ओनली 1931 नहीं बेटे, 12 नवंबर 12 नवंबर 1930 में स्टार्ट हुआ है। अरविंद कुमार ओनली 1930 नहीं होगा। हाँ वो ठीक है, 12 नवंबर 1930 में स्टार्ट हुआ है, 19 जनवरी 1931 तक चला है, तो वो मैटर नहीं करता है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट देखा जाता है। गांधी जी का ध्यान भटकाने और उनके आंदोलन को कमजोर करने के लिए अतुल कुमार तिवारी नहीं भाई, अतुल जी नहीं ठीक है। डिवीजन ऑफ कास्ट ये भी नहीं ठीक है अतुल कुमार जी,
इसका उद्देश्य डिवीजन ऑफ कास्ट नहीं था, इसका उद्देश्य डिवीजन ऑफ कास्ट नहीं होगा बेटे, तो ध्यान रखें। इसको आप 31 लिख सकते हैं, लेकिन 1931 नहीं होगा। 30 में नवंबर में स्टार्ट किया, 12 नवंबर को, और 19 जनवरी 31 तक चला था, और ये दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, और ये जनवरी में गया था, और ये वाला नवंबर में चला था। मतलब ये कुल मिला के 30-31 पहला कह सकते हैं, 31-32 में दूसरा, और 32 में तीसरा। अतुल कुमार तिवारी डिवीजन ऑफ कास्ट नहीं होगा बेटे। अरविंद कुमार ओनली 1931 नहीं हो सकता। हाँ, बहुत बड़ा लिख दिया आपने। साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किए गए थे। भारत में स्वराज या स्वशासन की मांग तेजी से बढ़ रही थी। आपने पूरा टाइप करके फोटो स्टेट करके स्क्रीन कर दिया क्या? आपने तो पूरा फोटो स्क्रीनिंग कर दिया। तीन गोल सम्मेलन आयोजित किए गए थे। ये सम्मेलन मई 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट बिल्कुल के आधार पर संचालित किए गए थे। और भारत में स्वराज स्वशासन की मांग तेजी से बढ़ रही थी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने ठीक ठाक लिखा है, सब एकदम सही है। मई 1930 में साइमन कमीशन रिपोर्ट प्रकाशित हुआ, और इस साइमन कमीशन रिपोर्ट पर बहस करने के लिए लंदन में 3 गोल में सम्मेलन बुलाए गए। अतुल कुमार तिवारी जी कह रहे हैं अलग वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर शेड्यूल कास्ट एंड मुस्लिम्स को 1909 में दिया गया था, और ये शेड्यूल कास्ट के लिए था, लेकिन 1932 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दिया गया कम्युनल अवार्ड बेटे। तो ठीक है, लेकिन उद्देश्य आपने अभी जो बताए हैं, जयप्रकाश ने बताए हैं, बिल्कुल सही है। और अभी कुलदीप चौहान कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, और मुझे लगता था कि ऐसा कोई नहीं पढ़ा सकता, बट आपने भी पढ़ाया था। बट प्लीज जो पहले वाले सर ने पढ़ाया है, ओके, जो पहले वाले सर ने पढ़ाया है उसे आप कंप्लीट कराएं, पूरा ओल्ड वाला। बिल्कुल बेटे, सब कराएंगे। और जहर बतूल साहब कह रहे हैं फॉर डिस्कस द साइमन कमीशन। हाँ बिल्कुल सही, सभी लोग सही बता रहे हैं आंसर, और अच्छे पढ़ रहे हो आप सभी लोग, आंसर भी अच्छा दे रहे हैं। हाँ, यही याद रखें, इस 3 गोल में सम्मेलन का उद्देश्य यही लगाएं, टू डिस्कस साइमन कमीशन रिपोर्ट। साइमन आयोग रिपोर्ट पर बहस के लिए ये सम्मेलन बुलाए गए। 3 गोल में सम्मेलन। जहर साहब ने ठीक लिखा है, साइमन कमीशन आयोग पर बहस के लिए 3 गोल में सम्मेलन बुलाए गए। और पीछे हमारे एक दोस्त ने लिखा है मई 1930 में साइमन कमीशन रिपोर्ट प्रकाशित हुआ, और उस रिपोर्ट के बाद इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल तेजी पकड़ लिया। स्वशासन, स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता की डिमांड बढ़ने लगी, और गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से घबरा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे मैकडॉनल्ड ने, 3 गोल में सम्मेलन लंदन में बुलाए। बट गांधी फर्स्ट में नहीं गए। फर्स्ट में इसलिए नहीं गए कि गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया था, इसलिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी नहीं गए। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता दिल्ली में हुआ। इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहते हैं, क्योंकि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता दिल्ली में हुआ था। गांधी इरविन समझौते के बाद कुछ बातें गांधी ने इरविन की मान लिया, और कई सारी बातें इरविन ने गांधी की मान लिया। जैसे गांधी की बात मान ली गई कि
60,000 जो क्रांतिकारी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय अरेस्ट किए गए हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। जिनकी जमीनें अंग्रेजों ने हड़प लिया है इस आंदोलन के दरमियान उसको वापस दे दिया जाएगा। इंडियन को सेफ गार्ड सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, सिक्योरिटी एंड सेफ गार्ड सुरक्षा दिया जाएगा। इंडियन को बिना किसी कारण जेल में अरेस्ट करके बंद नहीं किया जाएगा और अगर पकड़ा भी जाएगा तो उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, नाजायज उनको कई दिनों तक नहीं रखा जाएगा। यानी कई सारी बातें गांधी की मान लिया। गांधी ने क्या किया, गांधी इरविन पैक्ट में अर्थात दिल्ली समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन को सस्पेंड कर दिया, वापस नहीं लिया बेटे, सस्पेंड कर दिया और लंदन सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाने को तैयार हो गए। गांधी SS राजपूताना जहाज से लंदन गए। गांधी के साथ सरोजिनी नायडू भी गई थी। लेकिन जब गांधी वहां गए तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडॉनल्ड ने शेड्यूल कास्ट के मामले पर BR अम्बेडकर को कम्युनल अवार्ड दे दिया, यानी सांप्रदायिक अवार्ड दे दिया और 11 सूत्री मांग रखी गई थी गांधी इरविन समझौते में। बिल्कुल सही है, 11 सूत्री कार्यक्रम की मांग किया गया था, वो सारी बातें सही हैं। लेकिन कुल मिला के गांधी अपना आंदोलन सस्पेंड करके लंदन गए थे। तो सर यहाँ पर गांधी जी भगत सिंह के फांसी को रुकवा सकते थे, इस पर कुछ चर्चा कीजिए। बिल्कुल बताएंगे। जयप्रकाश जी ने सवाल उठाया है कि गांधी अगर चाहते तो इरविन से भगत सिंह की फांसी की सजा टलवा सकते थे। बिल्कुल सही है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। अगर गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी की सजा को टलवा सकते थे, लेकिन कहा गया कि गांधी ने इस पर कोई चर्चा ही नहीं किया। इवन ये कहा गया कि जब वाइसरॉय इरविन इंडिया से इंग्लैंड वापस चला गया तो उसने आश्चर्य व्यक्त किया कि गांधी ने इरविन से भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फांसी की सजा टलवाने की चर्चा ही नहीं किया। और इरविन ने यह भी कहा कि अगर चर्चा किए होते, दबाव बनाए होते तो इरविन भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फांसी की सजा को टाल देता। बट वह खुद आश्चर्यचकित रह गया कि गांधी ने उस पर कोई चर्चा ही नहीं किया। ये इरविन का स्टेटमेंट है। लेकिन गांधीवादी जो हैं वो ये कहते हैं कि गांधी ने भगत सिंह की फांसी की सजा रुकवाने का प्रयास किया था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट मानी ही नहीं। दूसरा एक बात ये भी कहा जाता है कि गांधी ने भगत सिंह को इसलिए नहीं छुड़वाया क्योंकि गांधी अहिंसावादी थे और भगत सिंह ने यह कह रखा था कि उनको किसी ने छुड़वा भी दिया, बाहर आने के बाद वह अंग्रेजों की हत्या और भी करेंगे। इसलिए गांधी को कहा गया कि गांधी को ये कहा गया, अंग्रेजों ने कहा कि आप ठीक है भगत सिंह की गारंटी ले लो कि इनको छोड़ने के बाद ये हिंसा नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक अंग्रेजों के साथ आ जाएंगे। तो इस तरह से गांधी ने इसकी गारंटी नहीं लिया क्योंकि गांधी को पता नहीं था कि हो सकता है ये भगत सिंह वगैरह छूट के आए और क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाएं, इसलिए गांधी ने इनकी गारंटी नहीं लिया। तो बेटे तमाम बातें हैं, बड़ा विवादित पॉइंट है, इसलिए इतना ही ध्यान रखें कि शायद हमारे ख्याल से तो गांधी ने इरविन से चर्चा नहीं किया, और अगर ये गांधी इरविन पे दबाव बनाता तो शायद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फांसी की सजा रुक सकती थी। क्योंकि 14 फरवरी 14 February 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा दिया गया और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। यहां चाहते तो गांधी दबाव बना सकते थे, लेकिन चर्चा ही नहीं किया इन्होंने। और 23 मार्च 1931 को फांसी होना था, हालांकि 24 को होना था, एक दिन पहले दे दिया, ऐसा माना जाता है। अब आप जानते होंगे भगत सिंह सुखदेव राजगुरु तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी हो गई थी, लेकिन इनका एक दोस्त था जतीन दास, वो लाहौर जेल की कंडीशंस के अगेंस्ट हंगर स्ट्राइक कर दिया और 63 दिन हंगर स्ट्राइक के बाद 64वें दिन उनका देहांत हो गया था। तो इस तरह बेटे ये 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में बुलाए गए। गांधी राजपूताना जहाज से गए और गांधी कपड़े नहीं पहन के गए थे, आधे कपड़े पहने थे। विंस्टन चर्चिल ने गांधी को देख करके यह कहा
किसी द हाफ नेकेड फकीर, गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और फिर बात नहीं बन पाई, 1931 में गांधी वापस चले आए। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने, ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडोनाल्ड ने बी आर अम्बेडकर को कम्युनल अवार्ड दे दिया। इसी से रुष्ट होकर गांधी इंडिया चले आए। इरविन इंग्लैंड चला गया, उसकी जगह वेलिंगटन आ गया। वेलिंगटन के इंडिया में आने के बाद गांधी उससे मिलने गए। वेलिंगटन ने मिलने से मना कर दिया और गांधी ने अपना नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से लॉन्च कर दिया। और इसके बाद ये वेलिंगटन आ गया था। तो नेक्स्ट क्लास में लॉर्ड वेलिंगटन यहां से आपको बताएंगे। अगली क्लास में नेक्स्ट टाइम 1930 से 1936 तक, ये अगली क्लास में। तो ठीक है, आप सभी को थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में इसको हम कैरी ऑन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ओके जयप्रकाश, थैंक यू।